अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम रियाज शाहिद है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यू एज एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कि वो फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला फैक्टर है हमारे पास एटॉमिक साइज, दूसरा है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा फैक्टर है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट और चौथा है इफेक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये शेल है, शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। यानी न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रखा है उसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ये इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस के करीब होगा। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है तो उससे निकालने के लिए हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी दरकार होती है। यानी आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन जो एटॉमिक साइज के साथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू साइज, यानी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस के करीब होगा। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी दरकार होगी। और अगर साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, तो हमारे पास फिर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी भी कम दरकार होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली है। ठीक है। दूसरा फैक्टर है हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में, जिसको हम Z इफेक्टिव भी कहते हैं या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, जिस फोर्स से न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है उसको हम Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस के करीब होगा और फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। ये हमारे पास दूसरा इफेक्ट आया। तीसरा है हमारे पास स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का यानी इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपल्जन होती है उसको हम स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी इनर जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है, न्यूक्लियस से छुपा लेता है और न्यूक्लियस का उस पे अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो
हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आया। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी यानी आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें दो पॉइंट आते हैं, एक है हाफ फील्ड ऑर्बिटल और दूसरा है फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। हमें पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हमने पढ़ा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो हमारे पास यहाँ पे इस पीरियड में हमारे पास सबसे स्टेबल जो है वो हमारे पास नियॉन है, और नियॉन की यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो हमारे पास इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी दरकार होती है। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख लेते हैं। हमारे पास नियॉन 10 है, 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 6 10 हो गए। तो यानी हमारे पास p ऑर्बिटल हमारे पास फुल्ली फिल है यानी फील्ड है। तो फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा बहुत मुश्किल होता है, हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो नियॉन की यानी ज्यादा है फ्लोरीन से, या फ्लोरीन की कम है नियॉन से। फिर नियॉन की ऑक्सीजन की एनर्जी कम है, हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी फ्लोरीन की बनिस्बत। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि नाइट्रोजन की एनर्जी हमारे पास ऑक्सीजन से, यानी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो आयनाइजेशन एनर्जी दरकार होगी वो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। वो क्यों? नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, 7 है, तो 1s2 2s2 2p हमारे पास 3 है, 3 और 4 7। इसमें हमारे पास p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यानी ये हमारे पास हाफ फील्ड है। कौन सा? नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास 8 है, 1s2 2s2 2p4। तो p ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4 है, तो हमारे पास ये फुल्ली फील्ड है और ये हाफ फील्ड। यानी इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की एनर्जी ऑक्सीजन से इसलिए ज्यादा है कि ये हमारे पास हाफ फील्ड है, और ये न फुल्ली फील्ड है और न हाफ फील्ड है। इसलिए हम ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लिखते हैं और नाइट्रोजन की जगह हम ऑक्सीजन लिखते हैं। इस तरह कार्बन की यानी इसकी एनर्जी ज्यादा है इससे, इसकी एनर्जी ज्यादा है इससे, और इसकी एनर्जी यानी इसमें भी एक एक्सेप्शन है, हमारे पास बेरिलियम है। बेरिलियम हमारे पास 4 है, तो 1s2 2s2। तो इसमें हमारे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन है
और ये बोरॉन हमारे पास जो है, ये बोरॉन हमारे पास 5 है, 1s2 2s2 2p 2p1। तो हमारे पास p ऑर्बिटल में इसका एक इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारे पास बेरिलियम जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये फुली फिल्ड है। तो हम बोरॉन की जगह बेरिलियम को लिखते हैं और बेरिलियम की जगह हम बोरॉन को लिखते हैं। तो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। तो जब फील्ड यानी हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो अगर हमारे पास ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर हाफ फील्ड है तो तब भी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर ना फुल्ली फील्ड है और ना हाफ फील्ड है तो हमें यानी आयनाइजेशन एनर्जी फिर कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर